Here we go for our next question, question number 30 of this set, which is very important to read also because it's a case-based study. That's why you have to understand all the questions and their solutions very closely. Okay, let us discuss this question. The question is, a hydrogen atom consists of an electron revolving in a circular orbit of radius r. उसने क्या बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कि हाइड्रोजन का एक एटम है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इस एटम के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। और रेडियस कितनी है? रेडियस है स्मॉल आर विद सर्टेन वेलोसिटी v, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v मान लो, अराउंड ए प्रोटॉन, यहाँ पर सपोज करो कोई प्रोटॉन है जिसके चारों ओर वो चक्कर लगा रहा है, लोकेटेड एट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between revolving electron and proton provides the requisite centripetal force to keep it in the orbit. देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। और ये इलेक्ट्रॉन अपनी इस ऑर्बिट के अंदर आराम से मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि सेंटर से दूर की ओर इसके पास एक और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। तो यानी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किसने बैलेंस कर रखा है? सेंट्रीपिटल फोर्स ने बैलेंस कर रखा है। आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इनटू सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, द एंगुलर मोमेंटम इज h/2π वेयर h इज प्लांक्स कांस्टेंट, वगैरह वगैरह। फिर तो बाकी चीज़ें दे रखी है। हमको ये देखना है पहला पॉइंट, द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अच्छा, हमको स्पीड का और स्मॉल आर का रिलेशन दिखाना है। बहुत आसान है। एक बात बताओ, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके इक्वल है? अभी अभी हमने समझा, वो है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स के। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε इंटू Q1Q2/r²। अब क्योंकि सेंटर पर जो प्रोटॉन है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, दोनों के पास चार्ज सेम होता है नहीं? जल्दी बताओ। बस एक का चार्ज नेगेटिव होता है, दूसरे का चार्ज पॉजिटिव होता है कि नहीं? तो 1 इंटू Q1Q2, तो दोनों के दोनों को E लिख देंगे, तो E²/r², ठीक है। दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, तो r से ये पावर ख़त्म, ठीक है। ये इधर जाएगा, इसको K लिख सकते हैं ना, K²/r = mv², क्योंकि 1/4πε क्या होता है? K होता है हमारा, इसको K बोलते हैं, ठीक है। तो ये इधर जाएगा K²। अच्छा, आपको वेलोसिटी की चाहिए ना रेडियस के टर्म्स में, तो m नीचे आ जाएगा, m इंटू r इंटू v²। हालांकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी आएगी? K(E²/mr), वो भी रूट में। यहाँ देख लो कोई ये वाला फॉर्मूला, K²/mr, K²/mr, अरे ये रहा सी ऑप्शन, धांसू तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी। चलो भैया इसका नेक्स्ट MCQ देखते हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आता ना वो फुल स्क्रीन जूम। देखो, उसने बोला है द टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन टर्म्स ऑफ r एंड फिजिकल कांस्टेंट K। टोटल एनर्जी निकालनी है जी हमको एटम की, हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट करते हैं। देखो, किसी भी एटम की जो टोटल एनर्जी होगी वो किन फॉर्म्स में होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी में एग्जिस्ट करती है। देखो, टोटल एनर्जी का क्या मतलब है कि सिस्टम के अंदर टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ सिस्टम किसकी बात हो रही है? हमारे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। एक बात बताओ, अभी ऊपर आपने क्या किया था कि जो मेरी mv²/r था वो किसके इक्वल रखा था हमने? K²/r² के इक्वल रखा था। तो r से r कैंसिल हो गया था, mv² की फॉर्मूला क्या आया था? K²/r आया था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² + K। ये इसको पोटेंशियल एनर्जी को भी ऐसे रखते हैं, तो mv² की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख सकते हैं, तो हाफ Ke²/r प्लस के पोटेंशियल एनर्जी। देखा कितना आसान था? अरे अभी हुआ नहीं है। पर एक बात बताओ, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई माइनस क्यू चार्ज है,
ठीक है। अगर इनके बीच की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालते थे हम, आपको फॉर्मूला याद है, के माइनस के क्यू पॉजिटिव के क्यू इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस आर, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी यू या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था। तो कितना बनता था, माइनस के क्यू अपॉन आर के क्यू स्क्वायर, क्योंकि आपने चार्ज क्या ले रखा है, इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो माइनस के स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यूज़ बनेगी, है कि नहीं। ये तो शायद हमने एक दो बार डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो यहीं रख देंगे पोटेंशियल एनर्जी, कितना आएगा, हाफ के स्क्वायर अपॉन आर प्लस के, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। रिजॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। देख लो कहाँ है ये वाले वैल्यू, तो कहीं भी नहीं है, माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा एलसीएम तो 2r होगा ना, तो माइनस के स्क्वायर अपॉन 2r, ये रहा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर is emitted when electron makes a transition from one state to another state in an atom. The change in the total energy of the electron and change in its kinetic energy as per the Bohr model. हमको क्या निकालना है, हमको इलेक्ट्रॉन की एक तो हमको निकालनी है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, एक तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो टोटल एनर्जी का चेंज आया है उसको कैलकुलेट करना पहले, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया उसको कैलकुलेट करना है बाद में, कर लेंगे। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजी विजी टू सी। एक बात बताओ, इसका थर्ड पार्ट ड्रॉ करेंगे। एक बात बताओ, हम काफ़ी दिनों से एक वो पढ़ रहे हैं कि किसी भी क्या हमारी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, Hc अपॉन लैम्डा। जल्दी बताओ, क्योंकि ये क्या होता है, एच म्यू, आज सुबह भी क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। Hc अपॉन लैम्डा होती है, जहाँ पर c क्या होती है, लाइट की स्पीड, h होता है प्लांक्स कांस्टेंट। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। लैम्डा वेवलेंथ दे रखा है, कितनी वेवलेंथ दे रखी है हमको, 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर आप प्लांक्स कांस्टेंट की c में मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी एक वैल्यू होती है, आप भी याद रखिएगा, वो होती है हमारी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, Hc की वैल्यू, ठीक है। तो Hc की वैल्यू रखेंगे तो चेंज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आएगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 500, नैनोमीटर से नैनोमीटर ख़त्म। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आएगा वो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा, कितना आएगा, अगर 500 से 1240 काटेंगे तो लगभग 2.48 टाइम्स कटेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो टोटल चेंज आएगा वो कितना आएगा, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस एनर्जी की वजह से टोटल कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, तो कितना होता है, माइनस के डेल्टा के ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू माइनस के 2.48। तो एक तो है माइनस के 2.48 इसमें ऑप्शन, एक होगा इसमें 2.48। देखो ये भी गलत। अच्छा अब देखो, पहले उसने क्या पूछी है, पहले पूछी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस की 2.48 है। जल्दी बताओ, प्लस की 2.48 है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। पहले उसने काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये रहा, फिर उसने काइनेटिक में एनर्जी में चेंज पूछा है, नहीं पहले पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला आएगा, ऑप्शन ए ठीक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।